गुड मॉर्निंग। क्या आप भी ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करते हैं? क्या आपको पता है कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते किसे हैं? जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है लेकिन कुछ प्राणी रात में जागकर काम करते हैं, मतलब नाइट शिफ्ट। इस शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बुलाया जाता है। हुसैन, जिस तरह से जमाना बदल रहा है उस हिसाब से जॉब्स का नेचर बदल रहा है और ऐसे में नाइट शिफ्ट तो करनी ही पड़ती है। नौकरी तो नौकरी है और ज्योत्सना करनी तो पड़ेगी ही, लेकिन इसके साथ आने वाले खतरों को भी समझकर अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। और रात को जागकर काम करने में कैसा खतरा? जो लोग रात को काम करते हैं वो दिन में नींद पूरी कर लेते हैं, तो इसमें खतरा क्या है? ईशा, खतरा तो है और बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये शिफ्ट बॉडी का पूरा सर्कैडियन रिदम बिगाड़ देती है। सोने जागने उठने बैठने का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और नतीजा ये नींद खराब होने से शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम का डर रहता है और सबसे ज्यादा लोड तो किडनी पर पड़ता है। और ये गलत फैमिली है कि आप रात की नींद दिन में कर लेंगे पूरी। बहरहाल देखिए, आधी रात को ऑफिस में काम करते हुए लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं। ऐसे में सिटिंग आवर्स ज्यादा हो जाते हैं। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स के साथ किडनी स्टोन बनने का खतरा भी नाइट शिफ्ट वालों को ज्यादा होता है। हुसैन, बहुत से लोग हैं जो पथरी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि छोटी सी लगने वाली पथरी दिल की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज और यहाँ तक कि किडनी फेलियर तक की वजह बन सकती है। और जब इसका दर्द उठता है तो बस क्या ही बताऊं, मैंने तो लोगों को देखा है अपनी आंखों से, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आजकल तो 20 से 40 साल के युवाओं में भी स्टोन के काफी मामले दिख रहे हैं और तो और छोटे बच्चों में भी पथरी यानी कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलिथियासिस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हेल्थ एजेंसी के मुताबिक देश के कुल पथरी के मामलों में 70% केस उत्तर और पश्चिम भारत में होते हैं और इसीलिए इस रीजन को स्टोन बेल्ट कहते हैं। अच्छा देखिए, लोगों ने आज हमारा शो देख लिया तो ना तो शरीर में पथरी बनेगी और ना ही कोई राज्य या एरिया स्टोन बेल्ट कहा जाएगा। इसीलिए अगले 30 मिनट सब कुछ छोड़ दीजिए और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए। स्वामी जी जो बता रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाइए ताकि इस पथरी वाली मुसीबत से खुद को आजाद कर लीजिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। ये शंखनाद है किडनी की बीमारी के खिलाफ। किडनी में पथरी हो जाती है, किसी को गाल स्टोन हो जाता है, किसी को पेनक्रियाज में स्टोन हो जाता है, एक को तो मैंने देखा गले में स्टोन हो गया, किसी को दिल में, किसी को दिमाग में, किसी को पता नहीं कहाँ कहाँ कैल्सिफिकेशन, यहाँ कैल्सिफिकेशन, दिमाग में कैल्सिफिकेशन, फिर गाल स्टोन, फिर किडनी स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, गले में स्टोन, जहाँ देखो वहीं पत्थर जमा हो गए। ये पत्थर चटा खाओ, ये लिथोम खाओ, और सबसे अच्छा है ये कुलथ की दाल। इसको भिगोना पड़ेगा पहले एक दिन, बड़ी हार्ड होती है, लेकिन कहते हैं ना पत्थर पत्थर को काटता, पत्थर जैसी होती है कुलथ की दाल। फिर इसमें थोड़ा जौ मिला दो, थोड़ा धनिया गोखरू मिला दो, और किसी को मिल जाए तो वरुण छाड़, पाषाण भेद ये मिला दो, और 3-3 पत्ते सुबह शाम इसके खा लो, पत्थर चटा के, और लिथोम खा लो। कहीं की कोई भी पथरी होगी घुल करके, पिस करके, पिघल करके निकल जाएगी। लोगों में गलत फहमी है कि गाल स्टोन तो निकलता ही नहीं कर। स्वामी जी, ये भी निकलता है, मेरा अनुभव है। स्वामी जी, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। दलिया खाना। जी मेरी बहन, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान अगर चाहे तो वो दशरथ मांझी बनकर बड़े से बड़ा पहाड़ अगर तोड़ सकता है, तो इंसान अपने शरीर के अंदर इस पथरी को क्यों नहीं गला सकता? वो बिल्कुल गला सकता है, लेकिन उसके लिए करने होंगे प्रयास। अब स्वामी जी, पथरी से छुटकारा पाने का उपाय तो आज हमें दर्शकों तक पहुंचाना भी और हमें खुद भी जानना है, लेकिन उससे पहले स्वामी जी एक पावरफुल योग सेशन हो जाना चाहिए जो लोगों की सर्दी भी दूर भगा दे, लोगों को एक्टिव भी कर दे, आलस भी खत्म कर दे। तो बताइए स्वामी जी, कहाँ से शुरू करें? तो ये कपालभाति तो पथरी के लिए बहुत जरूरी है। जो आपने पावर योग कहा ना, तो पावर योग के 5 अभ्यास बता देता हूँ मैं। 5 आसन या 5 व्यायाम हमेशा कहता हूँ। एक ये ऐसे, एक ये, दूसरा ये, और फिर तीसरा ये ऐसे, और मैं फास्ट करना हो तो ऐसे ऐसे ऐसे, हौले हौले करना हो तो ऐसे।
और तेज करना हो तो ऐसे, ये और फिर ये तो और अच्छा है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी 100 साल तक ऐसे। और फिर पावर योग का ये साधारण दंड ऐसे, और फिर हो सके तो फिर ये हनुमान दंड। और देखो फास्ट करना हो तो ऐसे ऐसे, इतना भी ना हो तो कम से कम ऐसे तो कर ले, ये मिश्र दंड ऐसे। और फिर ये और फिर ये ऐसे ऐसे, यूं। और बस जिनसे पूरा हो पाए तो फिर हम ऐसे ये भी करा देते हैं ये। तो ये एक्स्ट्रा पावर योगा हो गया, जिनसे हो पाए वो ऐसे भी कर लेंगे। और यो ऐसे, और इसको कहते हैं वृश्चिक दंड, इसको कहते हैं पार्श्व दंड ऐसे। और फास्ट करना हो तो देखो ये और चक्रदंड ऐसे। तो मेरी बहन पावर योग का सेशन पूरा हो गया। 5 मिनट में जो ऐसे जंप करके हमारे साथ योग अभ्यास कर लेते हैं ना, फिर उन के शरीर में तो बीमारियों की एंट्री हो नहीं सकती। कितने ही प्रचंड ठंड हो उसका भी खात्मा हो जाएगा, और शरीर मन प्राण आत्मा ऊर्जा से भर जाएगा। ये तो है स्वामी जी, योग की महिमा। थोड़ा सा पावर योगा किया नहीं कि सारी बॉडी जो हीटअप हो जाती है, पसीने से तर-बतर, फिर जो मजा आता है फिर कहने ही क्या है। बहरहाल स्वामी जी, अभी हमने बताया कि रात की शिफ्ट यानी ग्रेव यार्ड शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में पथरी का खतरा ज्यादा रहता है। तो स्वामी जी, रात तो सोने के लिए बनी है, लेकिन वो काम के लिए रात में वो लोग जागते हैं। जाहिर है ये भी एक मजबूरी है, जिससे उनका जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ जाता है। ऑफिस वालों की फिजिकल एक्टिविटी कम और सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, जो स्टोन का खतरा बढ़ाती है। अब स्वामी जी ज़रा समझाए कि शिफ्ट तो सारी करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। आज अभी इस वक्त यहाँ पर सुबह हो रही है, कहीं रात हो रही है, और वहाँ का कोई काम यहाँ वाला कर रहा है तो फिर करना तो पड़ेगा। तो स्वामी जी, ऐसे में रात में काम करने वाले खुद को कैसे हेल्दी रख पाएंगे? तो देखो, पावर योग नहीं कर पाए तो एक तो पावर प्राणायाम है। भस्त्रिका योग, जो कपालभाति भी ऐसे, नहीं तो होले होले कर ले। एक भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे, अनुलोम विलोम ऐसे। अब रही बात, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनको खाना खा के जाना चाहिए, अच्छी बात है, और वो भी जल्दी खा ले। वो नियम अपना अच्छा रखें, 8 बजे तक खा ले, चाहे नाइट ड्यूटी कर रहे हो या रात को सोना। फिर वो घर आकर के कुछ लोग अर्जी अब तो थक गए, अरे योग करने से थकान दूर होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर द्विकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, 3 बार 5 बार संध्या उपासना हो या नमाज हो या प्रार्थनाएं करने का विधान है हमारे यहाँ पर। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्च में प्रार्थना से हमारा पुरुषार्थ जगता है, प्रार्थना से शक्ति मिलती है। तो घर पे आकर के प्राणायाम करके फिर सोया करें। अब जो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही थोड़े ढीले ढाले हैं जी, क्या करें, कमजोरी रहती है तो इम्यूनोग्रेट गोल्ड खा लो, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, शिलाजित, अश्वशिलादि ले लो। और जिंदगी में ज़्यादा ही पतझड़ सी हो रही है तो वसंत कुसुमाकर रस खा लो, ताकत आ जाएगी। फिर भी आते
फिर खा के ना सोए ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ फल आदि खा लें जिनको ज़्यादा भूख लगती है, फिर सो जाएं उठ करके, जब जागे तभी सवेरा। आप नाइट ड्यूटी करके आए 10 बजे से लेकर के, और कुछ तो 10 बजे से 6 बजे तक करते हैं नाइट ड्यूटी, कई बार 6 घंटे की होती है, कुछ 10 से 8 करते हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। तो 8 बजे आकर के नहा धो करके सो जाए, और जब जागे तब उठते ही प्राणायाम करें, या तो सोने से पहले कर लें या जागते ही कर लें। तो भी ये जो पूरी नैसर्गिक व्यवस्था है उसके साथ हमारा तादाद में, तारतम्य, लयबद्धता अच्छी हो जाएगी, नहीं तो झमेला हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। जी स्वामी जी, जिस नाइट शिफ्ट की बात हो रही है इसका कल्चर तो एमएनसी से आया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां अलग अलग देशों की जहां वक्त अलग अलग होता है, और दूसरे देश में रहने वाले लोग जो उसमें काम करते हैं उनको उस देश के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अगर यूएस की बात की जाए, वहाँ सुबह यहाँ रात, तो ऐसे में परेशानी तो होती है। अब यही कारण है कि नाइट शिफ्ट भी लोग करते हैं, जबकि रात में काम करने वालों पर स्टोन के अलावा शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। तो जरा शुगर, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स ना रहे, हार्ट बीट बैलेंस रहे, इसके लिए भी उपाय बता दी। इसके लिए 5 तो आसन कर लें। एक तो मोटे भी ज़्यादा होते हैं नाइट शिफ्ट करने वाले, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस घट जाता है। तो एक तो स्थित कोणासन, चक्की आसन करें, और दूसरा अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें, मेदोहर वेट को लें, गोधन अर्क पीठिया करें, उससे ओबिसिटी नहीं होगी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये तो ओबिसिटी तो बीपी का, शुगर का, हार्ट की प्रॉब्लम का, कोलेस्ट्रॉल का, कैंसर का, तमाम तरह की घुटने कमर के दर्द का, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। और मोटे लोग थोड़ा सा अरे राम राम, वो खर्राटे भी बहुत मारते हैं। तो ये अभ्यास तो सब कर लिया करें। ये फिर रही बात हार्ट के लिए और बीपी शुगर के लिए, उसके लिए एक तो पवन मुक्त आसन बहुत ही जरूरी है, एक तो ये जरूर करें। दूसरा उत्तान पादासन, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ, और हार्ट के लिए लौकी के जूस के साथ खाली पेट कार्डियोपेट खाने के बाद प्रत्याम्र। अभी मेरे पास एक स्वास्थ्य साधक बैठे हुए थे रिलैक्स होने के लिए, मरकट आसन, और उसका 1000 था उसका ट्राइग्लिसराइड, रामा रामा रामा, और 1 महीने में 150 पर आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, कुछ भी अनवांटेड चीज़ बढ़ जाती है, अवांछित कोई भी तत्व बढ़ जाता है, तो लहसुन, गोधन अर्क, लिपिडो, लौकी का जूस या सूप आदि। अच्छा, बैठ करके ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। ये शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट 2 ले लो, और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लो। और शुगर के साथ बीपी है तो उसी में ही लौकी भी मिला दो, बस लौकी कड़वी नहीं है चाहिए। लौकी बड़ी लोक कल्याणकारी है, लौकी बड़ी अलौकिक है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट दिया, इंसुलिन तक बंद हो जाता है। और ये कार्य मैं रोज कर रहा हूँ, रोज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिन लोगों ने भी ये किया है उनको ये लाभ हुआ है। रोज का मेरा ये अनुभव बोल रहा हूँ, 50 वर्षों का मेरा योग का अनुभव और 35-40 वर्षों का आयुर्वेद का अनुभव मैं बोलता हूँ जब बोलता हूँ। और करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की विरासत, सनातन ज्ञान पर आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडी और लाइफ सेविंग ड्रग्स। और फिर जब मैं कहता हूँ योग और औषध सेवन, आप नाम जप, मंत्र जप के साथ करते हैं तो परम औषधि बन जाती है। ये है महिमा इतनी बड़ी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में थोड़ा सा पद्मासन में बैठना मुश्किल हो जाता है, और गोमुखासन इतना कर लिया तो हार्ट, बीपी और शुगर सब नॉर्मल रहेगा, खात्मा हो जाएगा और आत्मा पवित्र हो जाएगा। अब रात दिन का फर्क जो है वो कंपनी वाले तो जानते नहीं है। ये स्वामी जी, ये ठीक है कि एमएनसी से ये कल्चर ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का काम से जुड़े लोग, रेलवेज में
ये काम बहुत था, रात के वक्त की ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन रात के वक्त की ड्यूटी के बाद एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि जो आराम का वक्त मिलता था वो लंबा होता था। लेकिन आजकल तो एमएनसीज कह रही हैं कि भैया छुट्टी क्या करोगे लेके, घर में क्या करोगे जाके, एक दिन और काम कर लो तो वर्किंग आवर बढ़ाने की बातें हो रही हैं। खैर, नाम भी बड़ा दिलचस्प दिया गया है इस शिफ्ट को, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। अब इस शिफ्ट वालों को स्वामी जी हेल्दी कैसे रहना, उसके उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन जो आज हमारा मुख्य मुद्दा है वो है स्टोन, पथरी। स्वामी जी, शरीर में कहां कहां पथरी बनती है, बन सकती है, और इसको लेकर के कैसे अवेयर रहा जा सकता है? कैसे बनती है? मैं एक छोटी सी बात कह दूं स्वामी जी, मैं तो उसे बस रिकन्फर्म कर रही थी। ग्रेवयार्ड का तो मतलब ही होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तानी शिफ्ट बताइए। ये शिफ्ट इसलिए क्योंकि आप अपने शरीर के साथ बहुत अत्याचार करते हैं। नाम बता के कह रहे ग्रेवयार्ड शिफ्ट, कब्रिस्तान बन जाएगा आपका शरीर। तो कब्रिस्तान तो बन ही जाएगा, शमशान तो आपका शरीर बन ही जाएगा। देह देवालय शिवालय बनना चाहिए। सोच के ये नाम शरीर में रहते रहते ही जन्नत पालो, मिलने के बाद किसी को हुर्रे मिलेंगी, कि किसी को स्वर्ग मिलेगा, कि किसी को नर्क मिलेगा, किसी को मोक्ष होगा, कि कोई भूत भूतनी ब्रह्म राक्षस बनेंगे। भूत भूतनी ठीक से जी लो। तो ये देखो, ये सर्वभूत हितेरता हो जाओ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यते। यह है योग का दर्शन। हथेली के बीच में, तलवे के बीच में ये दबाना, ये बनता कैसे है? दरअसल कैल्शियम तो अंदर जाएगा, कुछ तो कैल्शियम के ऊपर से गोलियां खाते हैं। तो ओवरडोज ऑफ कैल्शियम दूध में, दही में, खास करके चौलाई में, मकई में, सिंघाड़े में और अनाज जो मिलेट्स हैं उन सब में ना कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ऊपर से वो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। तो जो सिंथेटिक कैल्शियम है ये अंदर जमा होता है। ब्रेन के अंदर कैल्शिफिकेशन होता है, हार्ट के अंदर कैल्शिफिकेशन होता है, और ये किडनी में भी कैल्शियम से ज़्यादा पथरी बनती है, कैल्शियम वाली ज़्यादा होती है। फिर ये पेनक्रियाज में भी, और गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रोल से ज़्यादा पथरी बनती है। तो ये जो भी सूक्ष्म कण है, अब ये 1 ग्राम का भी 1 करोड़वां हिस्सा सूक्ष्म रूप में जो है वो जाता है कैल्शियम का हमारे शरीर में, दूध आदि के माध्यम से। या जैसे हम, ये बहुत ठंडा होता है, सर्दी जुकाम होने पर मत खाना ये सीताफल, इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है। बाकी तो स्वामी जी, एक मिनट जरा सा मैं टोक रहा हूँ आपको। इस समय होता है 2 जगह का तो हमें पता था, उससे गॉल ब्लैडर में और किडनी में। इसके अलावा कुछ और जगहों के नाम ले रहे हैं, वहाँ पथरी हो सकती है, होती है, या कुछ और शक्ल में कैल्सिफिकेशन हो जाता है? अब कैल्सिफिकेशन होगा तो जाहिर है पथरी होती है। ना वो कैल्सिफिकेशन होता है। पत्थरे वो उसको ऐसे पत्थर के पहाड़ जैसे जम जाते हैं साहब, ऐसे जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, ऐसे लेयर करके जम जाते हैं। उसकी पूरी चट्टानें सी जम जाती हैं, ब्रेन के अंदर भी, हार्ट के अंदर भी। और जो मैं आपको बोला था ना, गले में, मैंने खुद देखी हुई है, गले में स्टोन और जो है पेनक्रियाज में स्टोन, ये कॉमन है। ये कोई, हाँ, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको अजीब गरीब सा लगेगा, लेकिन ये होता है। तो मैं कह रहा था, ये सूक्ष्म कण जब ये शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हड्डियां बनेंगी। बोन और बोन मेरो, हड्डियां, अस्थि, मज्जा, इसके लिए कैल्शियम जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, लेकिन ये डाइजेस्ट होना चाहिए। तो यदि कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा तो पथरी बनेगी। विटामिन डी और B12, कैल्शियम, प्रोटीन और जितने भी पोषक तत्व, अब इसी से जुड़ी एक और बात, सी, इनकी ओवरडोज, ये कैंसरस भी होती है पथरी के साथ साथ। तो ओवरडोज ऑफ कैल्शियम, ओवरडोज ऑफ एनी न्यूट्रिशन इज वेरी हार्मफुल, दिस इज कैंसरस। इसलिए समत्वम योग उच्यते, संतुलन तो सब जगह मेरे भाई बनाना पड़ेगा। कैल्शियम का ओवरडोज तो चलिए एक चीज, एक वजह है, लेकिन कैल्शियम को बॉडी एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाती, इसकी क्या वजह हो सकती है? और कुछ लोगों को स्वामी जी ये भी गलत फहमी रहती है कि बड़ा कंकड़ पत्थर खा लिया उसकी वजह से पथरी हो गई। अच्छा, आप पथरी के उपाय बहुत सारे आपने बताए, लेकिन अभी मेरे बड़े करीब के साथी, उनको अपना गॉल ब्लैडर हटाना पड़ गया, तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि मैं शायद आपके पास उनको पहुंचा पाता। तो क्या वाकई गॉल ब्लैडर की पथरी खत्म होती है, की जा सकती है, या ऑपरेशन ही एक उपाय है?
वाकई ठीक होती है। ये मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ। ये आश्चर्य लगता है लोगों को कि उसमें क्या है। देखो मूर्खतापूर्ण बात ये है उसमें, और विवेकपूर्ण बात ये है कि लोगों को ऐसा लगता है उसमें से बोले बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अरे वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर के निकलता है। आप जिस किसी और फिर गालबट निकाल पर जिंदगी भर एसिडिटी, जिंदगी भर पेट खराब, बहुत दिक्कतें होती है। भगवान ने ऐसी कोई चीज़ें नहीं लगा रखी। कुछ कहते हैं अपेंडिक्स तो निकाल दो क्या दिक्कत है, ये टॉन्सिल निकाल दो क्या दिक्कत है, गालब्लैडर निकाल दो क्या दिक्कत है, बच्चे पैदा नहीं करने यूट्रस तो निकाल दो क्या दिक्कत है। अरे हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। भगवान ने, नेचर ने जो भी डिजाइन किया हुआ है ह्यूमन बॉडी का, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। वॉरेन बफेट इतने बड़े दुनिया के धनवान आदमी वो कहते हैं मैंने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 90 साल से ज़्यादा के हैं, अभी भी अपना पूरा ऑफिस देखते हैं। अब जाकर के बच्चों को कहा तुम देख लो, मैं कब तक देखूंगा। और अपना योग, ध्यान, मेडिटेशन, गांव में प्रकृति के अंग संग रहते हैं, तो शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ये जो लिथोम है और ये पत्थर चटा है और ये कुल्थ की दाल आदि का जो प्रयोग बताते हैं, कुल्थ की दाल को भी थोड़ा सा सेंधा नमक और हींग का तड़का लगा करके खिलाते हैं, तो ये सब निकाल देते हैं। ये मेरा अनुभव है। गाल स्टोन भी ठीक होता है, एकदम पक्की बात है। तो अपने अपने अभ्यास भी करें। और स्वामी जी आज अलग जो आज उपाय बता रहे हैं इससे सब तरह की पथरी निकल जाएगी। शरीर के हार्ट और ब्रेन का कैल्सिफिकेशन भी निकल जाएगा। उसमें ये जी मेरी बहन, इसमें बस एक ही बात बता रहा हूँ, अर्जुन की छाल दालचीनी विशेष काम करती है हार्ट और ब्रेन का कैल्सिफिकेशन दूर करने के लिए। जी अब मैं ये कहती स्वामी जी, आज हम शरीर के अलग अलग हिस्से में स्टोन की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे ये पता चला कि टॉन्सिल में भी स्टोन बनते हैं। अब हमारे पहचान के एक शख्स थे, उनके टॉन्सिल की समस्या बचपन से ही थी, लेकिन वो ठीक हो जाती थी, फिर होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि टॉन्सिल में स्टोन बन गया। तो स्वामी जी, क्या टॉन्सिल में स्टोन हो सकता है? और इसे क्या नेचुरली, आप जैसे कह रहे गलाया जाता है, गॉल स्टोन भी, किडनी का भी, तो क्या टॉन्सिल का भी स्टोन गलाया जा सकता है? अब मैं आपको इसका एक विज्ञान बताता हूँ सीधा सा। जी देखो, कैल्शियम ना पूरे ब्लड के साथ 1 लाख किलोमीटर की जर्नी है इसकी। 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, खून के साथ सब जगह कैल्शियम जाता है और वो फिर हड्डियों के साथ मिलकर के हड्डियों को स्ट्रेंथन कर देता है। 30% बोन मास हमारा हमेशा चेंज होता रहता है, पुराना खत्म होता रहता, नया बनता रहता है। इसी को ही सेल डेथ प्रोग्राम कहते हैं, इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। यही गड़बड़ाने से बोन कैंसर होता है। हड्डियों का गड़बड़ हो जाए तो, वही लीवर में गड़बड़ हो जाए, किडनी में एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाए, सेल डेथ प्रोग्राम। एक एक सेल के जीवन, एक एक सेल का निर्माण और निर्वाण का जो क्रम है वो टूटा तो फिर ये सब गड़बड़ी होगी। तो कैल्शियम तो 1 लाख किलोमीटर लंबे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी थोड़ी नाजुक सी जगह होती है, जहाँ उसको बैठने के लिए जगह मिल जाती है, वहीं छुप करके बैठ जाता है और अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है। प्राणायाम करते रहे तो उसका फ्लो अच्छा रहेगा, प्रवाह अच्छा रहेगा। जहाँ गति नहीं होगी वहीं दुर्गति तय है। अच्छा स्वामी जी, देखिए स्टोन जो है वो कई वजहों से बनते हैं। जिंदगी है, ये हमने आपसे कई बार सुना है कि स्टोन कई वजहों से बनते हैं। कैल्शियम एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बनने वाला ये स्टोन सिस्टीन स्टोन कहलाता है। इन सभी तरह की पथरी का इलाज क्या एक ही है या अलग अलग तरह की पथरी के लिए आप कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग उपचार करते हैं? पथरी किसी भी कारण से बनी हो एक ही है। और ये जो यूरिक एसिड आदि बढ़ता है ना, उसके लिए गोखरू सबसे बढ़िया काम करता है। विदेशों में कैनबेरी लेते हैं, हमारे यहाँ पर करोंदा उसके बराबर लाभ करता है। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है गोखरू। ये अप्रतिम है। अब इसी के हमने जब गोखरू की ट्राई घनवटी और इसकी धनिया की हमने कोरी घनवटी, ये गोली भी बना दी। और जब किडनी डैमेज होने लगे तो फिर जो है हमने उसके लिए रीनोग्रिड भी बना दी। तो ये जो औषधियाँ हैं ना, ये हमने बहुत शिद्दत से बनाई हैं। देखो, किसी भी तरह से अंदर कैल्शियम जमा ना हो, इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूरी है। और किसी तरह की कोई गंद इकट्ठी ना हो शरीर के अंदर, इसके लिए सुबह सुबह गोधन अर्क और बकबका ना लगे, वो सुस्वादु हो जाए
वो रुचिकर हो जाए उसके लिए गोधन अर्क में हनी मिला करके पी लो, पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। ना तो कोई प्लास्टिक के कण, ना कोई पथरी के कण, कोई भी, ना कोई अंदर शरीर में सिस्ट, कोई भी अनवांटेड चीज, ना कोई टॉक्सिस, ना कोई ऑक्सीडेंट्स, ना कोई इन्फ्लेमेशन टिकेगा। पूरे शरीर को अंदर तक धो डालो। स्वामी जी देखिए, हमारा मकसद रोजाना यही होता है योग से कि एक तो लोग योग कर लें, वर्कआउट करें हमारे साथ, और लोग अवेयर रहें। लोग जब बीमारियों को जानेंगे, उनकी जड़ को पहचानेंगे, तो उनसे निपटारा, उनका समाधान ढूंढना उनके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गॉल ब्लैडर में हुई पथरी और किडनी के पथरी एक जैसी लगती है, जबकि दोनों में बड़ा फर्क है। गॉल ब्लैडर में हुआ स्टोन पित्त के बहाव को रोक रहा होता है, और किडनी का स्टोन का असर जो है वो यूरिन की नली पर पड़ता है। अब स्वामी जी, जब स्टोन का दर्द होता है तो ये भी बड़ा तकलीफ देह होता है। इसमें फाइनली किसी को पेन किलर तक लेने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत तकलीफ हुई तो वो IV और IM भी लगता है। तो स्वामी जी, इस दर्द को फौरन रोकने का कोई उपाय आपके पास है आयुर्वेद में? हाँ, एक तो एक्यूप्रेशर का जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है इसमें। तो ये जो है हाथ में और पैरों में ये पॉइंट दबाते हैं, ये पॉइंट दबाते ही पथरी का दर्द तुरंत उसमें राहत हथेली के बीच में। और हम सर्वकल्प क्वाथ, पेट के लिए कायकल्प क्वाथ जो है पूरे शरीर की शुद्धिकरण के लिए वृक्कदोषर क्वाथ, किडनी के लिए तो ये अस्मरिहर क्वाथ, अस्मरिहर रस, ये जो लिथुम देते हैं ना, ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है, इंस्टेंट बेनिफिट। और ये पत्थर चटा भी ऐसा ही है, पत्थर चटा गजब का लाभ देता है। पत्थर चटा के पत्ते खा लो और एकदम से। अच्छा स्वामी जी, देखिए मनोविज्ञान कुछ ऐसा बन गया है, दर्द में भी राहत देता है। साइकोलॉजी कुछ ऐसी बन गई। मैं सोच रहा हूँ कि किसी की पत्नी को दर्द हो रहा हो और पति जो है कहे कि लाओ मैं तुम्हारे पॉइंट्स दबाता हूँ, भी तुम्हें आराम मिलेगा, और कहीं वो नाराज ना हो जाए, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, दवा लेके आओ जल्दी से, क्योंकि सारी साइकोलॉजी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि दर्द हो रहा है तो दवा मिलेगी तभी आराम मिलेगा। ये एक्यूप्रेशर और पॉइंट्स वाली बात अभी लोगों को उस तरीके से समझ में नहीं आती है। मर्म चिकित्सा तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में ही सभी रोगों का, सभी समस्याओं का समाधान है। We have the all medications, all solutions in ourself, in our soul. ये तो लोगों को जानना ही पड़ेगा। आत्मा वारे द्रष्टव्य, कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, श्रोतव्य, ये है। लेकिन क्या करें। अब हमने एक रोज स्वामी जी पैरों के तलवे की कहानी पूरी बताई थी कि पैरों के तलवे में कैसे सारे ऑर्गन्स के पॉइंट है, ठीक उसी तरीके से हाथों में, पैरों में पॉइंट्स होते हैं, और इससे आपको राहत भी मिलती है। अच्छा स्वामी जी, आज एक और मिथ तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि पथरी हो गई तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले पूछी थी, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जबकि 4 mm से छोटे स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं 80% मामलों में अपने आप ही ख़त्म हो जाते, मेल्ट हो जाते हैं। 6 mm तक के 20% वाले स्टोन जो हैं वो निकाले जाते हैं। 9 mm की अगर पथरी हो गई तो कहा जाता है कि फिर इसका उपचार सर्जरी होती है, अगर 9 mm तक हो गया साइज। अब स्वामी जी, आयुर्वेद में कितने mm तक की पथरी को निकाला जा सकता है औषधि तरीके से? देखो, छोटी पथरी तो सामान्य रूप से कपालभाति करने से ही, और ये जो का, गोखरू का, धनिए का, ये सब पानी पीने से ही, पत्थर चटा खाने से निकल जाती है। उसमें अस्मरियर काढ़ा पूरा पिला दिया पत्थर चटा के साथ, और लिथोम भी साथ में दे दिया ना, और कपालभाति भी कर लिया, और पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी। सामान्य रूप से हम 2-2.5 लीटर पानी लिक्विड पीने के लिए बोलते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दिया तो बहुत जल्दी पथरी पिघल जाती है। ये अनुभव की बात है। और एक अनुभव की बात, आपने इतनी बात याद दिलाई, हमारी माँ ने हमको बताया और फिर हमने उसका उपाय किया। पथरी के लिए एक जो चौलाई होती है, चौलाई का पानी पत्थर के ऊपर, चौलाई स्वामी जी लाल वाली या हरी वाली? उसको खत्म कर देता है। चौलाई का रस कोई भी हो, चौलाई लाल वाली हो या हरी वाली हो। और एक और बताता हूँ, मूली खाओ और पथरी को पहले गला देते हैं तो छोटी पथरी तो ऐसे निकल जाएगी, और जो बड़ी पथरी है
उस बड़ी पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर के फिर चूरा होकर के बाहर निकल जाती है, चकनाचूर हो जाती है। तो कैसी भी पथरी हो, बड़ी पथरी होगी तो पहले टूटेगी, छोटी साइज की बनेगी, फिर निकलेगी। उस दरमियान कभी दर्द हो तो भैया असह्य वेदना होने पर जैसे मैंने बताया एक्यूप्रेशर करो, पत्थर चटा ले लो, लिथुम आदि ले लो, ठंडा गर्म का शेक कर लो, तो उससे फिर वो दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। एक बार ठंडा एक बार गर्म। आजकल ठंडे गर्म के लिए लोगों ने बोतल भी रख रखी है, नहीं तो एक बार आइस से और एक बार ऐसे ही तेज़ गर्म पानी से वो ऐसे ही वो ले करके, और जहाँ भी दर्द हो रहा है यहाँ या पीठ की तरफ या यहाँ गॉल स्टोन का जो भी पेन है उसके ऊपर ठंडा गर्म का सेक करने से भी इमीडिएट इंस्टेंट राहत मिलती है। लेकिन पथरी कितनी बड़ी हो, स्वरा पहाड़ पिघलेगा, निकलेगा, टूटेगा। और अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो ये जो कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठा होकर के महापंचायत नहीं करेंगे और पथरी की शक्ल नहीं ले लेंगे। स्वामी जी, अब वक्त आज की संजीवनी का हो चला है। हाथ कटा हुआ नींबू लेना है और उसको इस तरह गैस पे रखना है और उसके अंदर हाफ चम्मच से कम काला नमक डालना है, हींग डालना है एकदम चुटकी भर, और काली मिर्ची थोड़ा सा, 2 चम्मच समझ लीजिए। उसके बाद देसी चीनी खांड जो होता है वो डालना है और इसको गरम 2 से 3 मिनट तक गरम ही रखना है। अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने एक बना के रखा है इस तरह से, और फिर ये जब बन जाएगा 2-3 मिनट बाद तो आप इसको ऐसे निचोड़ लीजिएगा और इसको आप चम्मच से इस तरह आप इसको ले सकते हैं। इससे आपकी गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन सारा ही इससे दूर हो जाएगा। और उसको आप इसके बाद थोड़ा सा पानी ले लीजिए, ये लेके फिर 2 घूंट पानी पी लीजिए, गर्म पानी थोड़ा, बस आपका 2 मिनट में एक रामबाण इलाज हो जाएगा। स्वामी जी, इसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है? बस इतना ही मैं आह्वान करूंगा कि ये जो घरेलू उपचार, होम रेमेडी, संजीवनी के माध्यम से आस पड़ोस की प्रकृति से जो हमको समाधान मिलता है ना, इन सभी समाधानों को शिद्दत से एक दिन में कोई भी बीमारी का समाधान नहीं हो जाएगा। कम से कम 1-2 सप्ताह लगातार ये सारे उपाय करें और साथ में योग भी करते रहें और जो परहेज है उसको भी करते रहें, तो जो भी संजीवनी में जड़ी बूटियों के लाभ बताते हैं उससे सभी पूरी तरह से लाभान्वित होंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग अध्यात्म और सनातन के शाश्वत सत्य ही हमारा स्वभाव है। और अहोभाव है, हमारा अहोभाग्य है कि इंडिया टीवी ये सारी योग आयुर्वेद की संजीवनी सबको पहुंचा रहा है। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।